Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज का पेपर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी पीजीटी का पेपर है जो 17 अगस्त को हुआ था और इसके ऑफिशियल कीज आयोग ने इशू कर दी है। तो आई थिंक सभी ने अपने स्कोर्स देख लिए होंगे कि क्या बन रहे हैं, तो इसको हम आज डिटेल में एनालाइज करेंगे इसके आयोग के आंसर कीज के अकॉर्डिंग। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम करते हुए चलेंगे। थोड़ा लंबी हो सकती है वीडियो क्योंकि अच्छे से करेंगे हम समझकर। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड। क्वेश्चन इज सेइंग कि वो जो एक्सेस फेस वैल्यू से जो इशू प्राइस होता है उसको क्या कहते हैं। मान लीजिए फेस प्राइस था आपका 10 और इशू प्राइस है 9, तो जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहेंगे माय डिफरेंस? डिस्काउंट। ओके, आई थिंक एवरीबॉडी नोज इट, वो सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड है जो स्केलर चेन प्रिंसिपल हैड बीन गिवन बाय, जो सोपान है श्रृंखला सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? तो माय डिफरेंस वो कौन थे? हेनरी फेयोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, in what order do managers perform the manager function? जो प्रबंधक किस क्रम में प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित करते हैं? तो मेरे फ्रेंड्स डायरेक्ट आंसर पे जंप करूंगी, जो है डी आंसर। पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो राइट ऑप्शन है आपका डी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, on dissolution of a firm the asset of firm are transferred to realization account at their। क्वेश्चन इज सेइंग फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है उनके। जब उनका एक फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उसके एसेट को कहां ट्रांसफर किया जाता है माय डिफरेंस? किसके ऊपर? उसकी जो राइट ऑप्शन इसका क्या रहेगा? फोर्थ का ए, बुक वैल्यूज पर। जो भी एसेट की बुक वैल्यू होंगी उसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। Okay, now the next question is fifth, which of the following is not included in agriculture income? Question is saying कि इनमें से कौन सा है जो कृषि आय में सम्मिलित नहीं होगा? तो माय डिफरेंस देखिए, इनकम फ्रॉम द ग्रोइंग फ्लावर्स, आप ग्रो कर रहे हैं फ्लावर्स को तो डेफिनेटली वो एग्रीकल्चर इनकम होगी आपकी। रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, रेंट किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर लैंड पे, और उसका पर्पज क्या है? एग्रीकल्चर वर्क का, मतलब एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ही एग्रीकल्चर वर्क हो रहा है। हालांकि वो रेंट दे रहा है लेकिन वो क्या माना जाएगा? एक तरह से एग्रीकल्चर इनकम। इसके बाद है इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर वर्क। आप अगर अपनी एग्रीकल्चर जमीन के ऊपर आप वर्क कर रहे हो तो वो भी एक तरह से क्या होगी? एग्रीकल्चर इनकम, और ये इसके ऊपर टैक्स नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन यहाँ पे दे रखा है इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, जैसे कि ये मंडी वाले जितने बिजनेसमैन है, एक स्टैंडिंग माने ऑलरेडी किसी और ने उस पर जमीन पे काम किया, किसी और ने क्रॉप को उगाया, लेकिन स्टैंडिंग जो ऑलरेडी पक चुकी है उसको खरीदना वो एक तरह से बिजनेस में आ जाती है, ना कि एग्रीकल्चर इनकम आएगी। सो राइट ऑप्शन इसका रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है, तो किससे किया जाएगा? जितने से हम मंगवाएंगे। सो दैट राइट ऑप्शन रहेगा कोल्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स। माय डियर फ्रेंड्स, फॉरफिटेड शेयर्स, जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट को किससे डेबिट करते हैं? उसकी कोल्ड अप अमाउंट से, जितना हमने उस पर मंगवाया था, मींस कंपनी ने जो मंगवाया था उस पर। राइट ऑप्शन इसका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, तो उन्होंने क्या बोला था? जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होती है। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें देखिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट्स। तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उससे हमें कैलकुलेट करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट्स। ओके, यहाँ पे देखिए डेटर एम है, मतलब देनदार एम है, जिसपे 3200 रुपए थे जिसको देने थे, लेकिन उसको हमने ऑलरेडी क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। ओके,
तो इस ऑलरेडी जब इसको राइट ऑफ कर दिया है तो इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है हमें, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। डेटर एंड इनसे हमें 8000 मिलने थे, जिसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70% तो मिल जाएंगे, लेकिन 30% नहीं मिलने की उम्मीद है, मतलब नहीं है, उम्मीद नहीं है, इससे 30% मिलेंगे। तो जो हमारा 30% कितना हुआ इसका 2400, तो हमारे 2400 इससे बैड डेट हो गए। अब है डेटर है ओ, जिसपे 6000 लेने थे, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा है बिजनेसमैन कि इससे ओनली 60% ही मिल पाएंगे, तो मतलब 6000 से अगर 40% नहीं मिलेंगे तो 40% इसका कितना हुआ 2400, तो यहाँ पे 2400 और 2400 यहाँ पे हो गए। अब बात करते हैं डेटर पी की, इसमें 4000 इससे लेने थे, लेकिन इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी पुअर, नो रिकवरी इज लाइकली, मतलब यहाँ पे हमारे 4000 मर गए हैं, ये भी बैड डेट हो गए हैं। तो 2400 ये थे, 2400 ये है हमारे पास, और 4000 ये, तो इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारे कितने बन रहे हैं 8800, तो आंसर इसका रहेगा ए। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ऑन 31st March 2019 टोटल डेटर आर 25,000। देखिए 31st मार्च 2019 को डेटर टोटल कितने थे 25,000, जिसमें बैड डेट हो गए 1000, मतलब हमारे कितने बचे फिर 25,000 में से 1000 डिडक्ट कर देंगे तो कितने रहेंगे हमारे पास 24,000। सो इफ रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर इज 2%, और इस पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है ऑन डेटर्स पर 2%, एंड रेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%, then the amount of discount on debtor will be। तो इसमें कहा है कि डिस्काउंट ऑन डेटर की अमाउंट क्या होगी। तो इसको देखते हुए हमारे पास ऑलरेडी इसके आंसर की जा चुके हैं, ठीक है, उसको देखते हुए मैं बताती हूँ आपको इसका। तो इसमें बैड डेट कितने थे 1000, अब हमें इसका 5% का प्रोविजन बनाना है। 5% 24,000 का 5% कितना रहेगा, जो होगा माय डिफरेंस 1200, इसको डिडक्ट कर देंगे इसमें से, तो कितना रहेगा आपके पास 22,800। इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट दिया जाएगा 2% का, 2% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 22,800 पे 2% का डिस्काउंट कितना रहेगा, जो हम निकालेंगे तो आएगा 456, यही हमें हमसे पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अगर हमें एक बिजनेसमैन को कलेक्शन मिल रही है किससे डेटर से, तो क्या होगा, जो डेटर क्या होते हैं असेट होते हैं बिजनेस के लिए, एक तरफ से डेटर एक असेट कम हो रही है और एक तरफ से हमारे पास कैश आ रहा है एक ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक असेट कम हो रही है और एक असेट इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हैज नो इफेक्ट ऑन द करंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट असिस्टेंस इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है संगठन का वह प्रारूप जिसमें रेखीय प्रबंधकों को विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध होती है कहलाता है, तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध होती है, तो माय डिफरेंस उसका राइट ऑप्शन है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के जो संगठन होता है उसके अंदर ऐसा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज, जो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, जितने भी टर्नओवर रेशियो वो क्या कहलाते हैं, वो एक्टिविटी रेशियो होते हैं, ठीक है, तो राइट ऑप्शन इस एफिशिएंसी का पता चलता है, तो राइट ऑप्शन इसका एक्टिविटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, तो कुछ टेक्निक्स दे रखी है, तो इसमें से कह रहा है, इसे पूछा इनमें से कौन सी व्यवसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है, बिजनेस फोरकास्टिंग में कौन सी हेल्प नहीं करती है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वेरिएंस एनालिसिस, ये एक फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है, इसके अलावा जो टाइम सीरीज एनालिसिस है, रिग्रेशन है और इनपुट आउटपुट एनालिसिस है, इसके अंदर बिजनेस फोरकास्टिंग की जाती है इनकी हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 14, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ, जो हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम है वो क्या होती है, देखिए जब कोई भी शेयर इश्यू किए जाते हैं प्रीमियम पर और उनसे जो हमें प्रीमियम मिलता है तो क्या कहलाती है
वो हमारी कैपिटल रिसीट होती है। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा ए। ब्रेक इवन पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, डायरेक्टली जंप करो आंसर पे, तो इसका आंसर रहेगा ए ही रहेगा इसका। जहां पे टोटल रेवेन्यू, जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, वहीं पर ही एक बिजनेस का, जो बिजनेस ट्रेडिंग कर रहा है, उसका क्या रहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ओके, और उससे आगे अगर वो फर्दर करता है, सेल करता है, तो वहां पे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। ओके, उसके अबव, उस ब्रेक इवन पॉइंट के अबव अगर बिजनेस हो रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए। हमें टैक्सेबल इनकम बतानी है ए की। कोई पर्सन है ए, अज्यूम कर रहे हैं ही इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मींस वो NOR है। ओके, यहाँ पे देख लीजिएगा, निम्नलिखित विवरणों से यह मानते हुए जो ए की कर योग्य आय की गणना कीजिए कि वह असाधारण निवासी है, मतलब वो असाधारण निवासी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिसीव्ड 1000 इन इंडिया विच एक्रूड इन इंग्लैंड। तो जो ए था, इसको 1000 रुपीज कहाँ मिले, इंडिया में मिले, लेकिन उसने कमाए कहाँ थे, इंग्लैंड में। तो चाहे उसको रिसीव हुए या कमाए हुए इंडिया में, तो तीनों ही केस में, तीनों ही रेजिडेंशियल जो स्टेटस, उन केस में तीनों में ही क्या होता है, टैक्सेबल होता है, तो ये इंक्लूड होगा। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ₹6000 वॉज अनटैक्स्ड, जो 6000 थे वो अनटैक्स्ड थे, फॉरेन इनकम ऑफ सम अर्लियर ईयर्स विच ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो ना ही वो यहाँ पे कमाए गए प्रीवियस ईयर में, और ना ही यहाँ पे इनकर्ड किए, मतलब ना ही कमाए और ना ही रिसीव किए, तो डेफिनेटली ये तो इंक्लूड होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन, 2000 अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड। अगर इंडिया में कमाए हैं तो डेफिनेटली वो टैक्सेबल इंडिया में होंगे, तीनों ही केसेस में, चाहे वो ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी है, तो ये भी इंक्लूड होगा। फोर्थ है 10,000 अर्नड एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका। इसने कमाए भी 10,000 अफ्रीका में और रिसीव भी वहीं पे किए, लेकिन कहां लेकर आया, इंडिया में, तो ये भी इंक्लूड नहीं होंगे। किस केस में, NOR केस में। या अगर वो रेजिडेंशियल रेजिडेंट होता इंडिया का तो हो जाता, ऑर्डिनरी होता तो, लेकिन ये NOR की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके टोटल इनकम हमारे पास क्या बनी माय डिफरेंस, 1000 तो यहाँ थे इसके और 2000 यहाँ थे, तो कितनी हुई टोटल, 3000। राइट ऑप्शन रहेगा डी। पेशेंस रखिएगा, 125 क्वेश्चन है और हम इस टाइम 17 क्वेश्चन पर हैं। द कॉज ऑफ इंक्रीज इन टोटल, सॉरी, द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग, कह रहे हैं वो क्या कारण होता है कि जिसके अंदर कॉस्ट पर यूनिट हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किसके अंदर, प्रोसेस कॉस्टिंग में। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर जा रहा है, तो कुछ ऑब्वियसली बात है वेस्टेज तो होगी, तो एक तरह से, और उससे क्या हो रहा है, कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो रही है, तो एक तरह से क्या है, हमारी नॉर्मल वेस्टेज। क्वेश्चन नंबर 18, बैड डेट्स दैट हैव बीन रिटन ऑफ, जो बैड डेट्स हैं रिटर्न हो चुके हैं, इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली देन दे आर क्रेडिटेड टू। इसमें देखिए, अशोध ऋण जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया हो, बाद में यदि प्राप्त हो जाए तो उन्हें क्रेडिट करेंगे, तो कहां क्रेडिट करेंगे माय डिफरेंस, राइट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, जब बैड डेट्स को राइट ऑफ किया जाता है और रिकवरी हो जाती है उनकी, तो कहां डालेंगे उसको, डेफिनेटली वो कहां जाएंगे, हमारे P&L में जाएंगे। ओके, राइट ऑप्शन इसका रहेगा डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। इसमें देखिए इक्वेशन दे रखी है, कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन, एक कन्वर्ट करना है किसको, एनुअल ट्रेंड इक्वेशन, ये एनुअल दे रखी है, इनटू मंथली ट्रेंड इक्वेशन। वार्षिक उपनति समीकरण दे रखा है हमें, इसको मासिक उपनति समीकरण में परिवर्तित कीजिए, इसमें ऐसा बोला गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको फॉर्मूला आता था तो आप इसको लगा सकते थे इजीली, तो इसका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, लेकिन इसको अगर आप एनुअल में दे रखी है और मंथली में कन्वर्ट करना हो, तो मंथली में कन्वर्ट करने के लिए एनुअल टू मंथली में जाना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो है
y इज इक्वल टू a अपॉन 12 प्लस b अपॉन 144x। ओके, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे 30 के नीचे अपॉन में कर देंगे 12। आप यू कह सकते हो यहाँ पे 30 कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए 3.6। ओके, और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा माय डिफरेंस, 2.5। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ऑप्शन बी। ओके, राइट ऑप्शन इसका रहेगा बी। नाउ 20, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स टू सोल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज। काफी लड्डू क्वेश्चन था। किसी समस्या का समाधान करने के लिए वैकल्पिक उपायों में से किसी एक उपाय का चयन करने को क्या कहा जाता है। तो माय डिफरेंस, जब आपके पास एक या दो से ज्यादा ऑल्टरनेट है और उनमें से किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक को सिलेक्ट करना है, तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि आपको कौन सा बेस्ट है अपने बिजनेस के लिए। ओके, राइट ऑप्शन रहेगा बी। 21, इफ प्राइम कॉस्ट, आपको प्राइम कॉस्ट दे रखी 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स दे 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। मतलब आपको देखिए यहाँ पर प्राइम कॉस्ट दे रखी है आपको 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे 25%, किसके, 20,000 के। 20,000 के 25% आपको फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे। एंड ऑफिस ओवरहेड किस पर दे रखे, 80,000 ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, और 80% किसके, फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे, एक बार मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। यदि मूल लागत 20,000 है, कारखाना उपरिव्यय मूल लागत का 25% तथा कार्यालय उपरिव्यय कारखाना उपरिव्ययों का 80% हो तो कार्यालय लागत बतानी है। आपको क्या बताना है, कार्यालय लागत, ऑफिस कॉस्ट निकालनी है। ओके, तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। आपके पास 20,000 प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट कितनी है आपके पास, 20,000। ओके, इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं हम, जो कितना है 25% किसका, 20,000 का। तो 20,000 का 25% कितना रहेगा, 5,000 आ जाएगा आपके पास। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड जब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, वर्क कॉस्ट, जो कितनी बनेगी 25,000। इसके अंदर बात करेंगे ऑफिस ओवरहेड की, ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे जो किस पर है, फैक्ट्री ओवरहेड, जो मतलब 5,000 है, इसका 80%, मतलब 5,000 का 80% कितना रहेगा, 80% 5,000 का, तो कितना रहेगा माय डिफरेंस, 4,000। तो ये 25,000 ये थे, 4,000 ये हो गए, तो टोटल हमारे पास कितनी लागत आई, किसकी, ऑफिस कॉस्ट हमारे पास कितना है, ऑफिस कॉस्ट आई हमारे पास 29,000। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा बी। 22, द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज इज। कह रहे हैं मेजर ले रहे हैं हम किसके ऊपर, ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज इज। कौन सा मेजर यूज करेंगे आप, रेंज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, या फिर क्वार्टाइल डेविएशन करेंगे, या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज करेंगे। तो माय डिफरेंस, इसके अंदर हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन यूज। ओके, राइट ऑप्शन रहेगा बी। 23, if total production increases with the increase in variable cost, it is called। Question is saying, परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने से यदि कुल उत्पादन बढ़ता है तो क्या कहलाता है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, हमारी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, उससे किसकी वजह से, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से। तो माय डिफरेंस, उसको क्या कहेंगे हम, 23 का रहेगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। 24, which of the following statements is not correct। ये 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है, इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट देख लेते हैं, मैनेजर अकाउंटिंग एंड कॉस्ट काउंटिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, मैनेजरियल और अकाउंटिंग और कॉस्ट काउंटिंग एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों से ही डिसीजन मेकिंग की जाती है। ओके, क्वेश्चन इसमें बी ऑप्शन कह रहा है, मैनेजरल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। ये भी बात सही है। इसमें कह रहा है प्रबंधकीय लेखांकन का संबंध इस
इस लेखा सूचना से हैं जो कि प्रबंध के लिए उपयोगी होती है। बिल्कुल। सी कह रहा मैनेजर अकाउंटिंग इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली। तो देखिए मैनेजर जो अकाउंटिंग होती है उसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटी दोनों ही यूज कर सकते हैं, है ना। डिसीजन मेकिंग के लिए इंटरनली डिसीजन जो लिए जाते हैं उसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही इंफॉर्मेशन यूज की जाती है मैनेजरल अकाउंटिंग में, लेकिन इसमें केवल क्वांटिटेटिव दे रखी है, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग हुआ। डी ऑप्शन कह रहा है मैनेजर अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। यस, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से ही हमारी मैनेजर अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है सी, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। 25th, in case of 3 attributes the total number of classes will be। अगर 3 attributes दे रखे हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस क्या होंगी। तो देखिए अगर मान लीजिए एट्रीब्यूट्स कितने हैं 3 हैं, अगर 2 इसकी क्लासेस होते तो ये 9 होती, लेकिन यहाँ पे 3 है तो कितने होंगे 27। राइट ऑप्शन रहेगा सी, सॉरी ए। 26th, the basis of tax for income from house property is। जो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर जो टैक्स लगाते हैं वो किस बेस पर लगाते हैं, किस पर लगाते हैं। जो हाउस प्रॉपर्टी की जो एनुअल इनकम होती है ना उसके बेस के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या रहेगा एनुअल वैल्यू। 27th, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये 27th, देख लीजिएगा। पर्सनल इनकम दे रखी है 62,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखे 400, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखे 1000, ट्रांसफर पेमेंट इज 2000, द नेशनल इनकम विल बी। जब पर्सनल इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है आपके सामने और आपको नेशनल इनकम निकालनी हो, तो देखिए इसके लिए अगर फॉर्मूला आता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए पर्सनल इनकम कैसे निकालते हैं, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, ओके। ऐड करते हैं, ऐड करेंगे ट्रांसफर, जो हमारी ये ट्रांसफर पेमेंट्स हैं उनको, ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस कर देंगे, माइनस के ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है इनको माइनस कर देंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और माइनस किसको कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स, ये जो दे रखा है 1000 माइनस करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। जब हम पर्सनल इनकम हमारी दे रखी है 62,000, नेशनल इनकम हमें निकालनी है और हमारी जो ट्रांसफर पेमेंट है वो दे रखी है आपकी 2000 माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 400 माइनस कॉर्पोरेट टैक्स जो दे रखा है 1000। जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे या फिर इन सबको इधर लेकर जाएंगे तो कितना आएगा आपकी नेशनल इनकम आएगी आपकी, माय डियर फ्रेंड्स राइट ऑप्शन रहेगा बी, ओके। सोल्व कर लीजिएगा 61,400, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, साझेदारों के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को क्या करेंगे। प्रीमियम पे किया है किसके ऊपर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स ने एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी थी, उस पर प्रीमियम पे कर रहा है वो एवरी मंथ या एवरी ईयर, तो वो कहाँ पे डाला जाएगा, तो डेफिनेटली वो आपको P&L से उसको डिडक्ट कर देंगे, है ना। तो राइट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि एक तरह से ये क्या हो गया एक्सपेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंगेस्ट पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल इज नोन एज। कह रहा है विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तर के लोगों के मध्य सूचना के प्रवाह को जिस रूप में जाना जाता है उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है और दूसरा आपका HR डिपार्टमेंट है, उन दोनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, तो किस तरह का आपका कम्युनिकेशन माना जाएगा, वो बोला जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन, ओके। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा 29 का डी।
नाउ as per SEBI guidelines on the issue of shares, the application money should be not less than. SEBI की guidelines के according जो एप्लीकेशन मनी है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए. तो माय डियर फ्रेंड्स, वो किससे कम नहीं होनी चाहिए? 25% ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स. राइट ऑप्शन इसका रहेगा डी. हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन था. साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर. क्वेश्चन नंबर 32. अर्थमेटिक मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5. If each frequency is multiplied 5, the arithmetic mean will be. Arithmetic mean हमें क्या दे रखा है my dear friends? 5 दे रखा है. और कह रहे हैं अगर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सबको 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, अर्थमेटिक मीन क्या रहेगा? तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना. इसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसका इस पर कोई असर नहीं रहेगा. तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा ए. नाउ 33. A company cannot redeem its. और जो मैंने आंसर दिया है 32 का ए, ये आपका मैंने आयोग ने जो आंसर कीज इशू की उसके अकॉर्डिंग है. ओके, कुछ लोग इसको 25 कर रहे हैं, लेकिन आयोग की कीज के अकॉर्डिंग इसका आंसर 5 है. एक कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डेबेंचर. एक कंपनी है अपने डेबेंचर को रिडीम नहीं कर सकती है. किस में से? प्रॉफिट में से कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है. आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस. जब एक कंपनी लॉस में ही है तो वो कैसे रिडीम करेगी? तो यही यहाँ पे ये फंडा ही समझ में नहीं आया है ना. तो यही एक हमें मतलब फेवर में नहीं आ रहा ऑप्शन. तो राइट ऑप्शन है बी. इसके अलावा वो कन्वर्ट कर सकते हैं डेबेंचर को शेयर्स में, बिल्कुल कर सकती है. परचेज कर सकती है अपने खुद के डेबेंचर को मार्केट में, इस तरह भी वो अपने रिडीम कर सकते हैं डेबेंचर्स को. 33 क्वेश्चन कह रहा है सेक्युलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय. जो हमारा सेक्युलर ट्रेंड हुआ है उसको कैसे मेजर नहीं किया जा सकता? तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा वेटेड एवरेज मेथड से. ओके, राइट ऑप्शन इसका सी. सेक्युलर ट्रेंड हुआ है यहाँ पे दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन जिस रीति द्वारा नहीं किया जा सकता वह क्या है? भारित माध्य रीति. मैं हिंदी में इसलिए इसको बोल रही हूँ क्योंकि हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप ओनली इंग्लिश में बताते हो, हिंदी में तो करवाते ही नहीं हो. दैट इज व्हाई. ओके, और बोथ कैंडिडेट्स आर इंपॉर्टेंट. हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल इज यूज्ड व्हेन. हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट जो मेथड है मटेरियल के अंदर, जो मटेरियल को यूज करने में जो मेथड यूज किया जाता है कि भाई जो मटेरियल की हाई कॉस्ट है उसको पहले निकाला जाता है, तो ये कौन सा मेथड है? कहाँ कब किया जाता है? जब प्राइस ऑफ मटेरियल फ्लैक्चुएट हो रही हो तब. ओके, उस केस में इसको यूज किया जाता है, इस मेथड को इन्वेंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए. नाउ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग. क्वेश्चन इज सेइंग इनमें से कौन सी बिजनेस को फोरकास्ट करने की एक टेक्निक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहे हैं? जो टेक्निक नहीं है वो बतानी है. तो बजटिंग से फोरकास्ट कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी देखिएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो किसका? केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. तो ये फोरकास्टिंग तो नहीं हो रही है, राइट. तो देखिए यही जो ऑप्शन है यही हमारा रॉन्ग है. यहाँ पर जो टेक्निक नहीं है, इसके अलावा प्रॉफिट प्लानिंग से हम फोरकास्ट कर सकते हैं बिजनेस को. डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट स्टैंडर्ड लगाकर भी हम फोरकास्टिंग किया जा सकता है. ठीक है, कर सकते हैं. 37. Which of the following is not the assumption of consumers equilibrium in demand theory? Question is saying कि इनमें से जो डिमांड थ्योरी है उनके अंदर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जो assumptions है इनमें से कौन सा नहीं है? डिमांड थ्योरी का कौन सा assumption नहीं है? तो इसमें राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज. ये तीनों ही नहीं है. 38. An accounting system that does not take into consideration outstanding expenses and accrued income for computation of profit is called. एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो किसको कंसीडर नहीं करता? एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को और दूसरा एक्रूड इनकम को. तो कौन सा हमारा कैश सिस्टम है. कैश सिस्टम में केवल कैश को लिया जाता है, इसके अंदर एक्रूड इनकम नहीं देखी जाती. तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका डी.
मतलब कंसिडर नहीं करते हैं इसके अंदर। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट अंडर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो हम स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं इनमें से कौन सा एक एट्रीब्यूट नहीं है। क्वेश्चन 39 पूछ रहा है कौन सा एक एट्रीब्यूट नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा हाइट। हाइट एक एट्रीब्यूट स्टैटिकल एनालिसिस का एक एट्रीब्यूट नहीं है। 40, the absence of agreement retiring partner share in the firm will be purchased by the remaining partner in the। देखिए अभी इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एब्सेंस किसका है, एग्रीमेंट रिटायरिंग पार्टनर्स का, ठीक है। और एक पार्टनर है रिटायर हो रहा है, तो जो उसका उसका शेयर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, डेफिनेटली अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब वो चला जाएगा तो किस में करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, कैपिटल रेशियो में करेंगे, प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो में करेंगे, इक्वल रेशियो में करेंगे। तो माय डिफरेंस वो किस में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आंसर रहेगा इसका बी। क्वेश्चन 41, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कंसर्न विद। जो हमारा कॉस्ट काउंटिंग में ईओक्यू मेथड है, क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड है, जो टेक्निक हम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने जो कैरिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको ऑप्टिमम बनाए रखने के लिए कि वेस्टेज ज्यादा ना हो, हमारी कॉस्ट ज्यादा ना आए और इन्वेंट्री को कंट्रोल करें। तो उसके लिए हम ईक्यू मेथड का यूज करते हैं। इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ये किस में यूज की जाती है, एक तरह से ईओक्यू क्या है, हमारी टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। आपको डेटर दे रखे 40,000 के, बीआर दे रखा है मींस बिल रिसीवेबल दे रखी है 20,000 के, क्रेडिट सेल दे रखी है 2,50,000 की, सेल रिटर्न है 10,000, बीपी दे रखा है 10,000 का। द एवरेज कलेक्शन पीरियड, आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड इसका निकालना है। ओके, और ये एवरेज किस में निकालना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मंथ्स में दे रखा है, तो हमें मंथ्स में निकालना है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले डेटर टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो ये क्या होता है हमारा, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज अकाउंटिंग रिसीवेबल्स, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो नेट क्रेडिट सेल क्या है हमारे पास, नेट क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल तो हमारे पास 2,50,000 थी, जिसके अंदर रिटर्न भी कुछ आई है हमारी 10,000। मतलब हमारे पास अब 10,000 को डिडक्ट कर देंगे तो कितनी बचेगी, 2,40,000। 2,40,000 हमारी क्या है, क्रेडिट सेल है। ओके, अब बात करते हैं एवरेज जो रिसीवेबल्स है। एवरेज तो जरूरत है ही नहीं हमें, क्योंकि हमें एक एक फिगर दे रखा है इसका, ठीक है, डेटर का और बीआर का। तो 40,000 और 20,000 कितने हुए, 60,000। तो 60,000 इससे हम डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिडक्ट करेंगे तो क्या आएगा माय डिफरेंस, 4। ओके, तो सो दैट हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो कितना आया हमारा, 4 आया है। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करें, एवरेज कलेक्शन पीरियड वो कैसे निकालेंगे, मंथ्स में दे रखा, तो 12 मंथ्स तो है, और डेटर टर्नओवर रेशियो हमारा 4 है, तो कितने हुए, 3। मतलब इसका जो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या रहेगा, 3 मंथ्स। ओके, राइट ऑप्शन है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 43, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। किसी कोई भी टू वेरिएबल्स है उनके बीच में हम रिलेशनशिप बता सकते हैं, कैसे, रेशियो से बिल्कुल कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं। परसेंटेज में भी हम दो वेरिएबल्स के बीच में मतलब उनके अंदर रिलेशनशिप बता सकते हैं, ठीक है, रेट से भी। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा ऑल ऑफ द अबव। 44, द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया लाइज इन। जो हमारे देश के अंदर सेंसस होता है एवरी 10 ईयर्स में, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको कंडक्ट करने के लिए वो किसकी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट ऑप्शन है इसका ए। 45, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर कैन बी इश्यूड बाय अ कंपनी एक्ट। जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग किसी शेयर को कैसे इशू किया जा सकता है, कंपनी के द्वारा। पार पे कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, प्रीमियम पर भी कर सकती है, लेकिन डिस्काउंट पे नहीं कर सकती है। और ये दोनों ही कहां पर दे रखे हैं, सी में दे रखे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी। 46, डिटर्मिनेशन ऑफ cost from actual expenses incurred is termed as।
किए गए वास्तविक व्ययों से लागत का निर्धारण कहलाता है। जो एक्चुअली एक्सपेंसेस कर दिए हैं और उस पर हम डिटरमाइन कर रहे हैं कॉस्ट को, तो क्या होगी? वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो ऑलरेडी, जिसमें मान लीजिए आप पेन खरीदने जा रहे हो तो उसका पे करते हो, कैसे करते हो? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पे करते हो ना। राइट ऑप्शन इसका रहेगा सी। नाउ 47, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? 47 का आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा, सभी करके आए होंगे। 47 का है हमारा फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर। जो हमारा असेसमेंट ईयर होता है उसके बिल्कुल जस्ट बिफोर जो आता है, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, अपनी टैक्स पे करते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा प्रीवियस ईयर, जहां जब हम कमाते, जिसमें हमारी कमाई हुई है, ओके, जिस इनकम पर प्रीवियस ईयर में हमारी इनकम हुई है, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा किसमें लगेगा? असेसमेंट ईयर में लगेगा। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा डी। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? नो ट्रू पूछिए। देखिए, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट 21%, बिल्कुल हमारे एनवायरमेंट उसके अंदर 21% ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही है। मोस्ट डोमिनेटिंग, इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा, मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज यूज ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर। जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर, वो एक फैक्टर है, यस, उससे एनवायरमेंट क्या होता है? पोल्यूट होता है, बट डोमिनेंट नहीं है। जो हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं, जिसमें से उसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं, वो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं रेदर देन एग्रीकल्चर केमिकल से। तो राइट ऑप्शन जो हमारा ये यहाँ पे मोस्ट कहा है, इसलिए ये जो है ना, ऐसा नहीं कि ये कोज नहीं है, ये कोज है, लेकिन मोस्ट डोमिनेटिंग कोज नहीं है। राइट ऑप्शन रहेगा जो ट्रू नहीं है वो बी है। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? 1986 में। ग्रीन फ्यूल स्कीम एम्स at reducing air pollution by lead less petrol. Now 49 question is here. 49 question क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। Number of subordinates that report directly to a single superior is called. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन था। प्रत्यक्ष रूप से एक पर्यवेक्षक का निर्देश मानने वाले अधीनस्थों की संख्या क्या कहलाती है? मतलब एक सबऑर्डिनेट के नीचे कितने, एक सुपीरियर के ऊपर, एक सुपरवाइजर है या सुपीरियर है, उसके नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स हैं, उसको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? स्पैन ऑफ कंट्रोल। राइट ऑप्शन इसका रहेगा 49 का बी। इन केस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जब हम बिजनेस फोरकास्टिंग करते हैं तो इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो राइट ऑप्शन इसका मैं डायरेक्टली देखती हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट ही आता है वही रॉन्ग है। देखिए, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आर लेस एक्यूरेट। वो कह रहे हैं जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट करते हैं ना, वो लेस एक्यूरेट होती है देन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट से। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ओके। इसके अलावा जितने भी 3 स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, इनको रीड कर लीजिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। जो हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट के, वो हम क्यों पढ़ते हैं? क्या है उनका महत्व, क्यों है उनका रीजन, क्या है उसके पीछे, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो माय डियर फ्रेंड, उससे क्या होती है, अगर एक कंपनी उन प्रिंसिपल्स को यूज करके अगर कोई बिजनेस को मैनेज करती है, तो एक तरह से उस बिजनेस का एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मतलब उसके अंदर कार्य कुशलता आती है, कार्य कुशलता आएगी तो क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग होगा। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा बी। 52, फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इनविटेशन कार्ड द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोस्टिंग सिस्टम, ये कोस्ट काउंट से है, कोस्ट का वो कौन सा, इन मान लीजिए अब वेडिंग इनविटेशन कार्ड छपवाने हैं आपको, तो उसके लिए कौन सा कोस्टिंग मेथड यूज करेंगे? प्रोसेस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यूनिट करेंगे, जॉब करेंगे? तो देखिए, सभी की अपनी अलग अलग डिमांड होती है। आपके घर में मैरिज है तो आप अलग तरह का डिमांड करेंगे, कोई और किसी के घर में मैरिज है, वो वेडिंग इनविटेशन कार्ड मतलब छपवा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी अलग से डिमांड होंगी। तो इस तरह से क्या की जाती है? जॉब कॉस्ट, मतलब एक्यूमुलेटेड कॉस्ट बताएगा वो प्रेस वाला, जो प्रिंटिंग प्रेस वाला है वो बताएगा भाई आपकी ये कॉस्ट आएगी, ठीक है। पर्टिकुलर सभी की अलग अलग होती है ये पर्टिकुलर डिमांड के ऊपर। तो राइट ऑप्शन रहेगा डी। 58,
सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी, जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आपने शेयर इशू किए प्रीमियम के ऊपर और उससे जो मतलब जो अमाउंट मिला है उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास अमाउंट है उसको कंपनी कहाँ कहाँ यूज कर सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स, तो डेफिनेटली वो यूज कर सकती है क्या बोनस शेयर इशू करने में, बिल्कुल कर सकती है, अपने सदस्यों को पूर्णदत्त बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, ठीक है, राइट ऑप्शन यही रहेगा। इसके अलावा रिडेम्पशन नहीं कर सकती है, पेमेंट डिविडेंड पे नहीं कर सकती है, तो ये दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, इसके अलावा केवल कौन सा सही है, ए बिल्कुल करेक्ट है। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट काउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज, कह रहा है किसी एक उत्पाद अथवा सेवा की मूल लागत की गणना करने के लागत लेखांकन विधि है, तो कौन सी रहेगी प्रोडक्ट और सर्विस की बेसिक कॉस्ट के लिए कौन सी यूज करते हैं, यूनिट कॉस्टिंग, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट कॉस्टिंग। 55 द मेन एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनल, जो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एक्चुअल में एडवांटेज क्या है, क्या रीजन, उसका मेन एडवांटेज क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हम फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसके अंदर क्या करता है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है, ठीक है, मतलब स्पेशलाइज्ड, जिस मतलब जिनका काम ओनली एचआर का है वो एचआर डिपार्टमेंट में है, जिनका फाइनेंस का काम ओनली फाइनेंस में है ना, जिसका काम मार्केटिंग में उसको मार्केटिंग में डाल दिया, तो स्पेशलाइजेशन के बेस के ऊपर इसको बनाया जाता है, तो इसका एडवांटेज क्या है, स्पेशलाइजेशन। क्वेश्चन 56 क्या कह रहा है, एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है। एक देश के अंदर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, और उनकी जो टोटल वैल्यू है उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। 57 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी, एक प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं मेंबर्स, तो 2013 कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। इसके अलावा पब्लिक के अंदर अनलिमिटेड होते हैं ये मैक्सिमम नंबर्स, ठीक है। और पार्टनरशिप की बात करें तो 50 मैक्सिमम होते हैं, पार्टनरशिप के लिए 50, पब्लिक के लिए अनलिमिटेड, और बात करें प्राइवेट की तो 200। फाइन, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 58। क्वेश्चन कह रहा है इफ कैपिटल हेल्प, अगेन हेल्प, ओके, इफ कैपिटल इज 50,000, हमारी जो पूंजी दे रखी है 50,000 दे रखी है, लाइबिलिटी दे रखी है 30,000 की, फिक्स्ड असेट दे रखी है 70,000, यहाँ पे फिक्स्ड असेट है ये 70,000, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट एसेट, मतलब फिक्स्ड दे रखी है, करंट निकालनी है, तो हमारी एसेट एक्चुअल में क्या होती है, कैपिटल और लाइबिलिटी होती है, राइट। तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो एसेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे माय डिफरेंस, करंट एसेट निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, तो हमारी 50,000 क्या है, कैपिटल है, ऐड करेंगे इसके अंदर 20,000, सॉरी 30,000 आपकी लाइबिलिटी, माइनस कर देंगे आपकी फिक्स एसेट है उनको, तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, करंट एसेट बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड दे रखी है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, 10,000। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो उसका एक कौन सा है जो टूल नहीं है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो खुद में एक अलग से अकाउंटिंग है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आ सकती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से भी, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग से भी, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, राइट ऑप्शन इसका रहेगा ए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका टूल नहीं है। 60 goods sold to a customer on sale on approval basis is recorded as, किसी ग्राहक को अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचे गए माल का लेखा किया जाता है, किस बेसिस पर किया जाता है, माय डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक पर, अंतिम रहित्य के रूप में। सेकंड क्वार्टाइल इज गोल्ड,
हमारे स्टैटिस्टिक्स में सेकंड क्वार्टाइल किसको कहते हैं? मीडियन को कहते हैं। राइट ऑप्शन इसका बी। 62 इफ करंट रेशियो, आपका करंट रेशियो दे रखा है 2.5, करंट रेशियो दे रखा है 2.5 एंड वर्किंग कैपिटल दे रखी है 90,000, देन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट, मतलब आपको चालू संपत्तियों का मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो करंट रेशियो क्या होता है आपका? करंट रेशियो होता है करंट एसेट करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो आपको ऑलरेडी दे रखा है 2.5। ओके, सीएल करंट एसेट, इनको सोल्व करेंगे तो आपको पता नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को, तो हमारे करंट एसेट क्या गई 2.5 ऑफ सीएल। ओके, अब हमारे पास दे रखी है कैपिटल 90,000, कैपिटल दे रखी है मान लो, तो कैपिटल हमारी क्या होती है? एसेट माइनस या करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमारी क्या है 2.5 सीएल माइनस सीएल, और कैपिटल हमारी दे रखी है 90,000, मतलब वर्किंग कैपिटल दे रखी है 90,000 की। इनको सोल्व करेंगे तो ये कितने बचे हमारे यहाँ पे 1.5 सीएल, और यहाँ पे 90,000 है, तो सीएल हम निकालेंगे, मतलब इसको डिवाइड कर देंगे 90,000 को 1.5 से हम डिवाइड करेंगे 90,000 को, तो कितना आएगा माय डिफरेंस? ये आएगा आपके पास ऑलमोस्ट 60,000, या 60,000 आएगा। तो हमारे पास करंट लायबिलिटी आ गई 60,000 और हमें क्या निकालनी है? करंट एसेट। तो इसमें पुट कर दीजिए, इस वाली में 60,000 यहाँ पे डालेंगे आप, करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी 60,000, तो हमारे करंट एसेट कितनी बनेंगे? राइट ऑप्शन इसका 1,50,000। ओके, राइट ऑप्शन रहेगा सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वन। इनमें से कंसीडर करनी कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ठीक है, और आपको बताना है इसका। तो राइट देखिए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट इज लो बट डेथ रेट इज हाई, क्या करेक्ट है? नहीं, ये रॉन्ग है हमारी। द डिफरेंस बिटवीन देम इज हाई, क्या ये करेक्ट है? क्या इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है हाई होता है? तो माय डिफरेंस ये भी रॉन्ग है, तो दोनों ही हमारी रॉन्ग है। ओके, राइट ऑप्शन रहेगा डी। 64 सरचार्ज दे रखा है 10% पेबल बाय इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है 10% सरचार्ज दे रहा है, मान ले पे करे वो, तो वेयर इज हिज हर टोटल इनकम एक्सीड टू, वो कब करेगा? 10% किस केस के अंदर सरचार्ज लगता है? तो माय डिफरेंस जब किसी इंडिविजुअल की जो इनकम है 50 लाख और 1 CR के बीच में इनकम है, तो वो क्या देता है आपको 10% सरचार्ज देता है। तो मतलब किससे एक्सीड होती है? तो 50,000 से। राइट ऑप्शन इसका, सॉरी 50 लाख से। ओके, राइट ऑप्शन इसका सी। बोलते हुए काफी मिस्टेक्स करती हूँ, आई एम रियली सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। इनमें से कैरेक्टरिस्टिक किसी कंपनी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? कंपनी नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, गैर समामेलित संस्था। तो देखिए कंपनी है, जो कंपनी हो गई तो नॉन कॉर्पोरेट कैसे हो सकती है? तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा, यही रहेगा कि यही इसकी क्या नहीं कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी होती है कंपनी, यस। परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब शाश्वत उत्तराधिकार होता है इसका, हाँ ये लॉन्ग टाइम तक चलती है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रहता है इसका, बिल्कुल। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा ए। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप इन एफर्ट टुवर्ड्स गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट इज कॉल्ड। एक संगठित समूह की सभी क्रियाओं, लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कौन प्रभावित कर सकता है? उसको लीडरशिप प्रभावित कर सकती है, मतलब अपने लक्ष्य बना दिया, उसको अचीव करना है, तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? लीडरशिप। ओके, 67 प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है? जो हम प्रबंध करते हैं उसका लास्ट फंक्शन क्या रहेगा? तो क्या होता है? नियंत्रण, कंट्रोलिंग। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। ब्रेक इवन पॉइंट मींस, ब्रेक इवन पॉइंट क्या दे रखा है? तो माय डिफरेंस जो आपका राइट ऑप्शन है सी, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट।
69 मोटिवेशन रिलेटेड टू, जो मोटिवेशन है किससे रिलेटेड होता है? लीडरशिप से। 70 a leadership style in which group member are allowed to carry out their work freely is called। नेतृत्व की वह शैली जिसमें समूह के सदस्यों को अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की अनुमति प्रदान है, मतलब कोई भी अपना आराम से, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑटोक्रेटिक नहीं है, अपना अपना डिसीजन कोई खुद कैसे भी ले सकता है, मतलब और वो सभी क्या होते हैं एक्चुअली, ये पॉसिबल तभी होता है जब सभी स्किल्ड हो, राइट, और जो सुपीरियर है उसको भरोसा है, ये उसी केस में पॉसिबल है। तो इसको क्या कहते हैं? फ्री रेंज स्टाइल, निर्बाधवादी शैली। इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है वर्क इन प्रोसेस, उसमें क्या होता है? व्हेन वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसके अंदर हम किसको लेते हैं? हम सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड को। 71 का आंसर क्या रहेगा? पोस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, राइट ऑप्शन है इसका सी। अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे क्वेश्चन पेपर में, ट्रिकी भी है, और जल्दबाजी में क्या होता है रॉन्ग भी हो जाते हैं, बच्चों के काफी रॉन्ग भी हो गए, लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है, जो बहुत अच्छे के लिए होता है, और सभी के मिस्टेक्स तो सभी करते हैं, ओके। 72 इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल फॉर। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कोई इनकम है इंडिया में रिसीव हुई है या मानी जाए कि इंडिया में रिसीव हुई है, तो तीनों ही केस के अंदर, मतलब जो हमारे तीनों ही रेजिडेंशियल स्टेटस हैं उनके अंदर सभी में क्या होती है, सभी एससीसी के लिए क्या है ये टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो रिसीव कहाँ पे हो रही है? इंडिया में रिसीव हो रही है। 73 द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। सहसंबंध गुणांक एवं निर्धारण गुणांक के बीच संबंध को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं हमारे फ्रेंड्स इसको? राइट ऑप्शन इसका ए, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट ऑप्शन इसका ए। 74 अंडर द मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत जो नियंत्रण प्रतिवेदन एवं सूचना प्रतिवेदन अभिन्न अंग है किसका? तो ये माय डियर फ्रेंड्स बोथ, किसका? फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स का, राइट ऑप्शन इसका सी। (73) 75 a company incorporated by a special act of parliament or any statutory any state legislature is called। संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विशेष अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी कहलाती है। जब एक संसद में पारित होकर अगर कोई कंपनी बनती है तो क्या कहलाती है? स्टैट्यूटरी कंपनी, वैधानिक कंपनी बोलते हैं उसको, ठीक है। 76 देख लेते हैं, यहाँ पे एक कंपनी है जो बाय करती है 8000 यूनिट ऑफ आइटम फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट, ईच यूनिट कॉस्ट 10, द ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है पर ऑर्डर 30 रुपीज एंड कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 7.5% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको इसका बताना है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, हम इसको कर लेते हैं। तो ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए क्या होता है? EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका? 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन जो कर रहे हैं आप, इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन आपका कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए EOQ क्या आएगा? 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन कितना है इसका? 8000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 30 रुपीज, देखिए यहाँ पे दे रखी है ऑर्डरिंग कॉस्ट 30 रुपीज, और जब कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं तो कैरिंग कॉस्ट कितनी देखिए 7.5% किसका? ईच यूनिट का, ईच यूनिट कॉस्ट, तो 7.5% किसका? 10 का। जब इसको सोल्व करेंगे, इसको अंडर रूट कर लीजिएगा, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? 64,000, सॉरी इसको रूट हम जब इसका निकालेंगे तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, और 84 किसका बनता है? 8 का,
और 00 और 000, तो 800 यूनिट जो होंगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 800 पे निकलेगी। ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा बी। 77 which of the following function of management is concerned with means and ends? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय कार्य साधन और परिणाम से संबंधित है? माय डिफरेंस किससे है? जहां पे किस पे एक ऐसा फंक्शन मैनेजमेंट का जो किस पे कंसर्न करता है, मींस और एंड, जो बताता है आपको साधन भी बताता है और साथ में परिणाम भी बताता है। वो क्या बताता है? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में ही तो हम ये सब लेकर चलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा सी। 78 A cost that remains constant per unit but changes with the volume of output is called। एक ऐसी कोस्ट जो वैसे तो रहती है कांस्टेंट पर यूनिट तो, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है वो जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, तो वो कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट। 79 आफ्टर रिसेशन कम्स। देखो रिसेशन के बाद क्या आता है? डिप्रेशन आता है। राइट ऑप्शन इसका व्हाट इज हैपनिंग, इट इज नॉट वर्किंग, हेल्प। राइट ऑप्शन इसका डी। क्वेश्चन नंबर 80, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कर लेते, पहले इसको देख लेते हैं। द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन। देखिए माय डिफरेंस इसमें दे रखा है जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है, मतलब कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? 81 का राइट ऑप्शन होगा दो चरों के मध्य, टू वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, अब हम इसको करेंगे 80 को। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालना है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है आपका? कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे आप? डेट, जितना भी डेट होता है आपका फिक्स डेट अपॉन टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी ले लेंगे हम। ठीक है, तो डेट यहाँ पे देख लेते हैं। डेट मीन, हाँ डेट देखते हैं कौन कौन सी आपके डेट बन रहे हैं यहाँ पे। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो आपका क्या है? इक्विटी है। 7% शेयर कैपिटल, ये भी इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। रिजर्व है, ये भी आपकी एक तरह से इक्विटी है। लेकिन जो आपका डेबेंचर दे रखा है ये फिक्स्ड डेबेंचर होते हैं जिसपे आप रेट पे करते हैं 4000, मतलब 4 लाख का 8%। इसके अलावा टोटल एसेट दे रखी है 10 लाख की। तो माय डिफरेंस डेट दे रखा है आपको, डेट दे रखा है आपको 4 लाख का, ये यहाँ पे 4 लाख का। इसके अलावा मतलब 8% रेट को, इस रेट पर इसको पे करेंगे। इसके अलावा है आपका इक्विटी में क्या क्या है? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। 3 and 2 5 and 1 6 लाख। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 2/3 आ गया, इसको कैंसिल करेंगे तो 2/3 जो है इसको जब हम रेशियो में करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 0.67:1। ओके, राइट ऑप्शन रहेगा सी। अगर आपको इसका कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला आता है तो बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते थे। इसका हम कर चुके हैं। 2 वेरिएबल्स आएंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 82, द रिगार्ड टू बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बिजनेस साइकिल के लिए कौन सा, जो बिजनेस साइकिल जो हमारी होती है उसमें कौन सा ट्रू नहीं है उसके रिगार्ड के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट देख लेते हैं एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी आर द 4 फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल। तो क्या केवल यही होते हैं या इसके अलावा जो हमारी ग्रोथ वगैरह भी होती है, स्टैग्नेशन भी होते हैं, वो भी तो आते हैं। तो केवल एक्सपेंशन से स्टार्ट नहीं होता है, तो ये यही रॉन्ग हो गया हमारा। इसके अलावा बिजनेस साइकिल इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। यस, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक पार्ट है। अकॉर्डिंग टू कीन्स द ट्रेड साइकिल इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना। कीन्स ने ये डेफिनेशन दी है। इसके अलावा डी कह रहा है द इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ जोसेफ शुम्पिटर। ओके, शुम्पिटर।
तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, जो नहीं है, जो ट्रू नहीं है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, on the admission of a new partner, if the partner decide to record changes occurred in the value of assets and liability in the books but not accounts, then the firm prepare। जब नया साझेदार प्रवेश कर रहे हैं और यदि यह निर्णय लिया जाता है कि संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन होगा उसको लेखा पुस्तकों में ना करके कहा किया जाएगा, किंतु लेखों में नहीं, तो फर्म तैयार करती है, मतलब उसको किसमें नहीं डाल रहे, बट नोट इन अकाउंट, मतलब अकाउंट्स में नहीं कर रहे, उसके अंदर चेंजेस नहीं कर रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है। 84, द डिप्रेशन डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट इज कंप्यूटेड ऑन देयर। जो हम फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो, किसके ऊपर लगाते हैं, उसकी पुस्तक वैल्यू पर, पुस्तक मूल्य पर। ठीक है, एसेट की पुस्तक मूल्य पर। राइट ऑप्शन रहेगा ए। 85, द टर्म कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड। जो कैजुअल इनकम मतलब जो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो जो हमारी लॉटरी इनकम विनिंग करते हैं कोई, तो वो क्या आती है, इनकम, वो हमारी कैजुअल इनकम होगी। गैम्बलिंग से भी कैजुअल इनकम होती है, लेकिन अगर कैपिटल गेन ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है तो कैपिटल गेन में ही जाएगा, ये कैजुअल में कैसे हो सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा। इसके अलावा रिसीट ऑफ मनी, आपको अगर रोड पे कोई पड़ी हुई अमाउंट मनी मिल गई है तो वो भी आपकी कैजुअल इनकम में जाएगी। ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा सी। 86, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज। जो हमारा एक्रूअल सिस्टम है अकाउंटिंग का, उसको किस नाम से जाना जाता है, कैश सिस्टम में तो कैश से होता है, लेकिन मर्केंडाइज सिस्टम किस में यूज किए जाते हैं, एक्रूअल सिस्टम से। 87, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। कह रहा है इसमें कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा कंसीडर किया जाता है जब डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की जाती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में इन सब के बारे में जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए दिया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। 88, the assumption that anticipate no profit and provide for all losses is based on। लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी हानियों के लिए व्यवस्था कर ला, इस मान्यता का आधार है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम एंटिसिपेट करते हैं, मतलब हम एंटिसिपेट करते हैं केवल लॉसेस को, लेकिन प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते, एंटिसिपेट नहीं करते, तो किसके लिए है, कौन सा उसके लिए कन्वेंशन है हमारा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। राइट ऑप्शन रहेगा ए। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है आपको 12 लाख रुपए की, जिसमें इंक्लूड हो रहा है डेप्रिसिएशन 80,000। ओके, मतलब इसको ऑब्वियसली बात हम इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 1200, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 900, लोन इंस्टॉलमेंट दे रखा है, लोन इंस्टॉलमेंट भी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है जो है 2 लाख की। कैश ब्रेक इवन पॉइंट बताना है आपको। ठीक है, जैसे इन्वेंट्रीज का होता है ना इकोनॉमिक ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, वैसे ही कैश का ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। ठीक है, 89 में तो आपको देख लीजिए यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट, देखो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको हम डिवाइड कर दे अगर कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल सकता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या है, 12 लाख रुपए है, जिसके अंदर इंक्लूड हो रहा है डेप्रिसिएशन। तो ऑब्वियसली बात है डिडक्ट होगा 12 लाख में से 80,000 कम कर दीजिए, लेस कर दीजिए, और ऐड कर दीजिए क्या, लोन इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये तो आप पे करना पड़ेगा, फिक्स्ड है ये, तो इसमें हम इसको ऐड कर देंगे वापस। और कंट्रीब्यूशन क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस दे रखी 1200 और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी 9000। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास, कितनी बनेगी, देखिए 12 लाख में से 80,000 कम करेंगे हम लोग, तो कितना बचेगा, 13,20,000। ओके,
13,20,000 में हम ऐड करेंगे ये 2 लाख रुपए, क्योंकि ये हमारी फिक्स्ड है, तो कितने बन जाएंगे? नहीं, 11,20,000 बनेंगे। ठीक है, इन दोनों को लेस करेंगे तो 11,20,000 बनेंगे, और इसमें ऐड करेंगे 2 लाख तो बनेंगे 13,20,000। ओके, 13,20,000, और हम डिवाइड कर देंगे किसे? कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? आपके सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट कम कर दीजिए, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कितना आएगा? 300। इनको हम डिवाइड करेंगे तो 4400 यूनिट्स। राइट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 90 टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज एन। जो टेंडर, आप पता होगा टेंडर्स के बारे में, टेंडर छूटते हैं तो ये किस पर बेस है? टेंडर में बोलियां लगती हैं और ये किस पर? एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट पे बेस्ड होता है ये, कि जिसको लगता है कि हम इस कॉस्ट के ऊपर इस टेंडर को कंप्लीट कर देंगे तो उसी पर वो बोली लगा देता है। राइट, तो राइट ऑप्शन रहेगा बी। इसके बाद है 91, अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज। तो 91 का जो हमारे मार्शल थे, उनका जो कंज्यूमर सरप्लस था, उन्होंने क्या बेसिस दिया था उसका? 91 का आंसर होगा सी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। 92, पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर इज प्रोवाइडेड बाय। जो पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी है एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कौन करता है? उसको करते हैं कंज्यूमर बैंक्स, सॉरी कमर्शियल बैंक, सॉरी। ओके, 92 का आंसर होगा बी। इसके बाद है द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज। इनकम मेजरमेंट का क्या बेसिस होता है? तो हमारे फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या बनाते हैं? पेंडल अकाउंट बनाते हैं। एक साइड आपका डेबिट होता है जिसके अंदर एक्सपेंसेस होते हैं, और सेकंड और जो क्रेडिट होता है उसके अंदर इनकम होती है। ठीक है, दोनों को मैच करके हमें क्या पता चलता है? इनकम का पता चलता है कि हमारे कितनी हमने इनकम कमाई और कितने एक्सपेंसेस थे। राइट ऑप्शन रहेगा ए। 94, an inquiry regarding the value, ownership, title, existence and profession of an asset is called। आप किसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं? वैल्यू की, ओनरशिप की, टाइटल की, ओनरशिप टाइटल की, एग्जिस्टेंस की और प्रोफेशन की। तो इसको क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस इंक्वायरी को क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन। 95, राइट शेयर्स मीन्स दो शेयर्स विच आर। राइट शेयर वो शेयर होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक बार ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि वो तो भाई मालिक है, तो उनको एक बार उनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, तो न्यू इश्यू करने से पहले एक बार उनको ऑफर किया जाता है कि आपको लेने तो आप ले सकते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन है बी। 96, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न्ड विद। जो हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो किस पर कंसर्न करता है? क्या वो वास्तविक निष्पादन के मापन से, मानकों के निर्धारण से, कार्यों के अभिहस्तांकन से, या लक्ष्य को निर्धारित करने से? राइट, 96 का होगा मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? हम स्टैंडर्ड बनाते हैं और एक्चुअल के साथ उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन रहेगा ए। जी थ्योरी, जो हमारी जी थ्योरी है मोटिवेशन की, किसने प्रोपाउंड की थी? वो विलियम आउची और LF उर्विक ने मिलकर की थी। राइट ऑप्शन है सी। यहां पे देखते हैं 98, हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज। हम क्या लेकर चलते हैं कि जितना रेशियो हायर होगा वो हमारे लिए फेवर में होता है, लेकिन वो कौन सा है जहां पर ये अप्लाई नहीं होता? वो कौन सी स्टेटमेंट है जहां पे अप्लाई नहीं होता? देखिए, जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा तो ये फेवर में होता है। नेट प्रॉफिट रेशियो अगर ज्यादा है तो कंपनी के फेवर में होगा, ग्रोस प्रॉफिट भी फेवर में होगा। लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो हमें एक्सपेंसेस बताते हैं, अगर ये हायर होंगे तो ये अनफेवर होंगे, मतलब कंपनी के फेवर में नहीं होंगे। राइट, 99 देख लीजिए, राइट ऑप्शन इसका देख लीजिए ना, डी है। द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज। जो सम होता है किसका? डेविएशन अर्थमेटिक मीन की सीरीज से जो लिया जाता है वो क्या होता है? 0। राइट ऑप्शन है ए। 100, एन इंक्रीज इन सेल प्राइस। अगर आप आपका जो आर्टिकल है, आपका प्रोडक्ट है, उसका प्राइस आप इंक्रीज कर देते हो तो उससे क्या होगा? आपका ब्रेक इवन पॉइंट है कम हो जाएगा, उससे आपको बेनिफिट रहेगा ना, आपको प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। तो ये क्या कर देता है? लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट। 101,
द फोर्स दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू टेक एक्शन इज कॉल्ड। क्वेश्चन इज सेइंग वह शक्ति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए गति प्रदान करती है वो क्या कहलाती है? 101 का रहेगा मोटिवेशन। ओके 102 इनकम फ्रॉम द बिजनेस commenced on the 1st मार्च 2018। देखिए ये 1 मार्च से शुरू हुआ है बिजनेस। विल बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर, किस ईयर में इसे असेस किया जाएगा? यहाँ पे सिर्फ 1 महीने की प्रॉफिट है, मतलब वहीं पे जो इनकम उसको अराइज हुई है तो उसके ऊपर जो असेसमेंट ईयर क्या बनेगा उसका? 2018 से 2019। ओके राइट ऑप्शन है, आयोग के अकॉर्डिंग बिल्कुल यही है, राइट ऑप्शन है बी। ऑफिशियल आंसर कीज में यही दिया है, कुछ बच्चों ने सी पे भी आंसर लगाया है। 103 द पार्टनरशिप में कम टू एन एंड ड्यू टू, जो पार्टनरशिप है कब एंड हो सकती है? यदि पार्टनरशिप की पार्टनर्स की डेथ हो जाए किसी पार्टनर की तो एंड हो सकती है, हाँ चांसेस है। इंसॉल्वेंसी हो जाए पार्टनर की तो भी हो सकती है। कंसेंट ऑफ द, अगर पार्टनर्स हैं खुद आपस में बात कर ले उनकी सहमति से भी हो सकती है। तो तीनों ही वे हैं किसी पार्टनरशिप को एंड करने के लिए। 104 while delegating authority is superior delegates। देखिए वैसे तो अगर हम बात करें जब एक सुपीरियर डेलीगेट करता है अथॉरिटी तो क्या करता है? केवल अथॉरिटी को ही क्या करता है? डेलीगेट करता है। लेकिन आयोग ने आंसर इसका दिया है बी। इसको चैलेंज कर सकते हैं आप इजीली, ऑथेंटिक सोर्स से आप इसका जो स्टेटमेंट है वो निकाल लीजिए और आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे राइट ऑप्शन इसका ए रहेगा लेकिन आयोग ने जो दिया है वो बी दिया है। 105 which among the following is not a property of indifference curve। कह रहा है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की नहीं है? तो माय फ्रेंड जो इंडिफरेंस कर्व होती है कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को काट नहीं सकती, बिल्कुल सही बात है। एवरी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व शो इक्वल सेटिस्फेक्शन, तटस्थ वक्र का प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि दर्शाता है, बिल्कुल सही है। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉनकेव टू ओरिजिन, तो माय डिफरेंस मूल बिंदु की ओर नदोत्तर नहीं होती है, कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, ये क्या होती है? कॉन्वेक्स होती है, कॉनकेव नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन जो नहीं है प्रॉपर्टी वो क्या है? सी। इसके अलावा इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच द एक्सिस, ये एक्सिस को भी टच नहीं करती, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करती है। 106 आफ्टर द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ शिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। देखिए जो कह रहे हैं सेल करने पर इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस बच जाता है सिंकिंग फंड के अंदर उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? 106 का रहेगा आंसर सिंकिंग फंड अकाउंट में है। 106 का आंसर है सी। 107 an arrangement of staff duties whereby no one person is allowed to record every aspect of transaction is called। कर्मचारियों की जिम्मेदारियों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी लेन देन के प्रत्येक पहलुओं का विलेखन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग में एक जो ड्यूटीज इस तरह से दी जाती है कि इंटरनली चेक हो जाती है एक दूसरे का काम। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनल चेक। राइट ऑप्शन रहेगा बी। 108 an orderly arrangement of the group effort to provide unity of action in the pursuit of common goal is called। किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने तथा तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में व्यवस्था करने को क्या कहते हैं? उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा बी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 109 हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज। जब एक कंपनी किसी प्रोडक्ट कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और उसके ऊपर हैवी एडवर्टाइजमेंट करती है इनिशियली, तो वो क्या होती है? एक तरह से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, क्योंकि बाद में वो उसका फायदा तो काफी सालों तक मिलेगा और वो जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनको राइट ऑफ कर सकती है इनकमिंग ईयर्स में। 110 110 a functional
रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड, जो टू वेरिएबल्स के बीच में अगर फंक्शन रिलेशनशिप है उसको क्या कहते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इसका रहेगा रिग्रेशन एनालिसिस। मतलब एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब एक जो डिपेंडेंट है उसके अंदर क्या चेंज होता है जब जो इंडिपेंडेंट उसके अंदर चेंज होता है तब। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है? रिग्रेशन एनालिसिस। 111 the portion of uncalled capital that can be called up only on the winding up of the capital is called, उसको क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन सब करके आए होंगे, काफी बार किया हुआ है ये। तो केवल वाइंडिंग अप के टाइम में जो कैपिटल मंगवाई जाती है उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। 112 the expenses which are incurred to the increase the demand of the product are known as, वे व्यय जो किसी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। मतलब अगर आप किसी वस्तु की डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो तो ऑब्वियस सी बात है सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे। सेल करने के लिए जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उससे को क्या कहेंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस। राइट ऑप्शन है ए। 113 on admission of a new partner increase in the value of asset is credited to, एक किसमें नए साझेदार प्रवेश कर रहे हैं, किसी संपत्ति के मूल्य में हुई उससे क्या हो रहा है? मूल्य में, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो क्रेडिट किसको करेंगे? 113 का आंसर होगा बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। इसको किसमें इसको क्रेडिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। 114 मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स? जो ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जितनी भी हम फर्दर में इनकम होती है वो क्या होती है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उससे प्रॉफिट होता है। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन रहेगा डी। ग्रोस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय, ग्रोस प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? नेट सेल चाहिए। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, राइट ऑप्शन इसका रहेगा बी। 116 इंडेक्स नंबर एक्सप्रेस्ड इन, जो हमारे इंडेक्स नंबर उनको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? परसेंटेज में। 17 द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड, तो उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था, सही करके आए होंगे इजीली। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का कौन सा फॉर्मूला है? हमें ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ा। चेंज इन द प्रॉफिट अपॉन चेंज इन द टोटल कॉस्ट, यही एक इसका फॉर्मूला नहीं है। इसके अलावा जितने भी दे रखे उनसे पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। 190 under which theoretical distribution the quartile deviation is 2/3, 2/3 of the standard deviation, तो कौन सा वो डिस्ट्रीब्यूशन है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है 2/3 होता है किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो राइट ऑप्शन इसका माय डियर फ्रेंड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 120 इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो टेलर ने दिया था उसके अंदर जो गैंग बॉस था वो क्या किसको रिप्रेजेंट करता था माय डियर फ्रेंड्स? सेटअप ऑफ टूल्स एंड मशीन्स। इसका गैंग बॉस का क्या काम था? सेट करना टूल्स एंड मशीन्स का। 121 डेट इक्विटी रेशियो इज टेस्ट ऑफ, जो हमारा डेट और इक्विटी रेशियो क्या बताता है हमें? वो हमें बताता है सोल्वेंसी रेशियो, मतलब शोध क्षमता का। मींस एक कंपनी की, एक बिजनेस की सोल्वेंसी, हमें लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी निकालनी हो तो क्या यूज करते हैं हम? डेट इक्विटी रेशियो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए जो फॉर्मूला दे रखा है वो कौन सा है? तो माय डियर फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किससे निकाला जा सकता है? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, दोनों को जोड़ दीजिए, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, कंप्यूट हो जाएगा। 123 आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, आपने कंपनी ने रिडीम कर दिए डिबेंचर्स को, उसके बाद सिंकिंग फंड में कुछ अमाउंट बच गया तो कहाँ जाएगा? तो देखिए जो हमारे प्रॉफिट है उनसे तो बनाया गया था तो अब वो वापस भी जनरल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है ए। 124 इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड ऑन, इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग
जो टैक्सेशन, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके एसएससी की रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। 125 अंडर द टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियोडिक मूवमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर इज कॉल्ड। हम टाइम सीरीज ले रहे हैं किसकी, रेगुलर एंड पीरियोडिक मूवमेंट सिर्फ 1 साल की, तो वो क्या कहती है हमारी सीजनल वेरिएशन। सिर्फ 1 साल विद इन ईयर की हम टाइम सीरीज ले रहे हैं तो क्या बोला जाएगा उसको, सीजनल वेरिएशन। माय डियर फ्रेंड्स 125 क्वेश्चन थे, सभी का आंसर आपको मिल गया।